साथियों, आज के इस वीडियो में हम 24 नवंबर थर्ड शिफ्ट में आए हुए जीके जीएस सेक्शन से जो भी प्रश्न आए हैं उनका एनालिसिस करने वाले हैं। तो आइए देखा जाए कि 24 नवंबर थर्ड शिफ्ट में कौन से क्वेश्चंस रिपीट हुए, कौन से क्वेश्चन नए आए, अनुच्छेद से कौन से प्रश्न पूछे गए, पुस्तकें कौन सी पूछी गई, नृत्य कौन से आया। ठीक है, तो आइए इन सारे प्रश्नों को हम लोग एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अनुच्छेद की कि अनुच्छेद कौन कौन से पूछे गए हैं। वो सारे अनुच्छेद पहले मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, अनुच्छेद 17 आपसे पूछा गया था कि अनुच्छेद 17 का संबंध किससे है। इस टाइप का एक क्वेश्चन आया था कि अनुच्छेद 17 का संबंध किससे है। ठीक है, तो अनुच्छेद 17 का संबंध है अस्पृश्यता का निवारण, मतलब अस्पृश्यता का अंत, मतलब अनटचेबिलिटी। ठीक है देखिए, अस्पृश्यता अधिनियम जो है ये 1955 में बना है, जिसके अनुसार क्या होता है, छुआछूत एक दंडनीय अपराध है। ठीक है, तो अनुच्छेद 17 का संबंध किससे है, अस्पृश्यता का अंत। अगला प्रश्न भी अनुच्छेद से संबंधित है कि अनुच्छेद 19 का संबंध किससे है। ठीक है, देखिए जैसे मौलिक कर्तव्य के बारे में आपको बताता रहा हूँ। ठीक है, 11 मौलिक कर्तव्य आपके हैं। ठीक है, बार बार कहता हूँ कि उनको आप तैयार कर डालिए और उनसे क्वेश्चन भी बार बार बनते हैं। ठीक है, ऐसे ही अनुच्छेद 19 को भी आप तैयार कर डालिए। ठीक है, इसमें जैसे क्वेश्चन आपसे पूछा गया कल जो है कि अनुच्छेद 19 का संबंध किससे है, तो अनुच्छेद 19 का संबंध है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, तो अनुच्छेद 19 में कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हमको प्रदान की गई हैं। तो ये 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं कौन हैं, ये 6 स्वतंत्रता के अधिकार कौन कौन से हैं, इन्हें हमें जानना चाहिए। ठीक है, ये हमारे काम की चीज़ें हैं, आगे आने वाले शिफ्टों में पूछा जा सकता है। जैसे कि पहला बता दे रहा हूँ मैं आपको, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरा है शांतिपूर्वक और बिना हथियार के इकट्ठा होना। तीसरा है संघ या यूनियन या सहकारी समितियां बनाना। चौथा है भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने के लिए, मतलब कहीं भी आप हिंदुस्तान में कहीं भी जा सकते हैं, आ सकते हैं। ठीक है, पांचवा है भारत के क्षेत्र के किसी भी हिस्से में निवास करना और बसना। ठीक है, मतलब इंडिया में कहीं भी आप जमीन खरीद सकते हैं, कहीं भी आप मकान बना सकते हैं। ठीक है, और लास्ट है कोई पेशा अपनाना, कोई व्यवसाय, व्यापार या कारोबार करना। ठीक है, उसके लिए आप स्वतंत्र हैं। तो ये 6 अधिकार हमको अनुच्छेद 19 प्रदान करता है। तो ये 6 आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि विधानसभा में सर्वाधिक कितनी सीटें होती हैं। तो विधानसभा में सर्वाधिक 500 सीटें होती हैं। अगर न्यूनतम की बात की जाए तो 60 होता है, कम से कम 60 और अधिकतम 500। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया है कि आकस्मिक निधि का निर्वाचन कौन करता है। ठीक है, आकस्मिक निधि का संचालन कौन करता है या ये किसके कंट्रोल में आता है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है कार्यपालिका। ठीक है, कार्यपालिका के अधीन आता है आकस्मिक निधि। अनुच्छेद अगर पूछ ले आपको आगे आने शिफ्टों में, तो जानते रहिए अनुच्छेद 267 का संबंध है आकस्मिक निधि से। क्या है ये, संसद को एक कोष स्थापित करने की शक्ति दी गई है। इस कोष को भारत की आकस्मिक निधि कहा जाता है। ठीक है, प्रमुख जो हस्तियां हैं उनको आकस्मिक निधि से ही वेतन प्रदान किया जाता है। मुख्य न्यायाधीश हैं, राष्ट्रपति हैं। ठीक है, देखिए यह निधि राष्ट्रपति या कार्यपालिका या सरकार के अधीन होती है, अर्थात इस निधि से पैसा निकालने के लिए संसद की इजाजत की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5, महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन बार बार आता है। ठीक है, अनुच्छेद की बात करूं तो महान्यायवादी का संबंध अनुच्छेद 76 से है। ठीक है, और योग्यता की बात करूं तो एक सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की जो योग्यता होती है वही महान्यायवादी की योग्यता होती है। अगला क्वेश्चन है कि नीति निर्देशक तत्व राज्य की असमानता के लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया था। तो इसका राइट आंसर है वो है 42वां संविधान संशोधन, जो कि 1976 में हुआ था, 1976 में हुआ था। ठीक है, चलिए डिटेल में बताता हूँ मैं आपको, डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। देखिए 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 31 को संशोधित करता है। इसमें कहा गया है कि संशोधित 31 के अनुसार यदि राज्य कोई ऐसी विधि बनाए, मतलब कोई ऐसा कानून बनाए जो किसी भी निधि निर्देशक तत्व को प्रभावी करे, तो इस आधार पर असंवैधानिक घोषित नहीं कर सकते कि वह अनुच्छेद 14, 19, 31 का उल्लंघन करता है।
इसी तरह वह विधि न्यायालय में चुनौती प्राप्त नहीं कर सकता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। चलिए यहाँ से अनुच्छेद संविधान जो क्वेश्चन आए थे वो मैंने आपको करा दिए। अब यहाँ से हम पुस्तकें देख लेते हैं कि कौन कौन सी पुस्तकें पूछी गई हैं। तो द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये, युवराज सिंह इसका राइट आंसर है। ठीक है, युवराज सिंह। ठीक, अगला पूछा गया, आपको कुछ ऑप्शन दिए हुए थे, पूछा गया कि इसमें किस पुस्तक का संबंध कौटिल्य से है, तो अर्थशास्त्र पे आपको टिक करना था। ठीक है, अगला पूछा गया जो है कि अ शॉर्ट एट हिस्ट्री माई ऑब्सेसिव जर्नी टू ओलंपिक गोल्ड किसकी रचना है, तो ये अभिनव बिंद्रा की रचना है। ठीक है, अभिनव बिंद्रा की रचना है। इसके जो सह लेखक हैं वो है रोहित ब्रिजनाथ। ठीक, अगला क्वेश्चन पूछा गया, चलिए यहाँ से हम लोग नृत्य, त्योहार, ठीक है, वाद्य यंत्र जो भी हैं उनसे जो क्वेश्चन बने हैं, कलाकारों से संबंधित क्वेश्चन, उनको देख लेते हैं। ठीक है, तो ब्रजभूषण कावरा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो इसका राइट आंसर है गिटार। ठीक है, अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में किस कलाकार का संबंध कथकली से है, तो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है, ऑप्शन नहीं पता। मैं आपको कथकली के जो प्रसिद्ध नर्तक हैं उनका नाम बता देता हूँ। कलामंडलम गोपी, कलामंडलम कृष्ण प्रसाद, कोट्टम शिवरामन, कलामंडलम रमनकुट्टी नायर, कलामंडलम बासु पिशारोडी, कम्बुगल चनुती पडिक्कर। ठीक है, ये सब जो है कथकली के प्रसिद्ध कलाकार हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि इनमें से कौन सा त्यौहार छत्तीसगढ़ से संबंधित नहीं, या ऐसा कुछ पूछा गया था। ठीक है, इस टाइप क्वेश्चन था। सरहुल आया था, मतलब सरहुल त्यौहार का संबंध किस राज्य से, इस टाइप का कुछ क्वेश्चन था। ठीक है, तो झारखंड आपको टिक करना था, सरहुल त्यौहार का संबंध है झारखंड से है। ठीक है, सरहुल त्यौहार का संबंध किससे है, झारखंड से है। ठीक, अगला क्वेश्चन पूछा गया कि ज्यूरिख डायमंड लीग 2022 का फाइनल जीतकर डायमंड लीग ट्रॉफी जीतने वाला पहला भारतीय कौन बना है, तो नीरज चोपड़ा इसका राइट आंसर है। नीरज ने दोहा डायमंड लीग में 88.67 मीटर दूर भाला फेंक करके ये खिताब जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 का शुभंकर क्या था, तो पेरी द बुल, पेरी द बुल। ठीक है, इसे 10 साल की लड़की ने डिजाइन किया था, और राष्ट्रमंडल खेल जो 2022 हुए थे इंग्लैंड के बर्मिंघम में 28 जुलाई से 8 अगस्त तक आयोजित किए गए थे, और राष्ट्रमंडल खेल जो हैं ये हर 4 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। ठीक है, ये हो गई फैक्ट की बात। क्वेश्चन नंबर 15, ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक खेल 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो ये होगा फ्रांस में। 26 जुलाई से लेकर के 11 अगस्त 2024 तक फ्रांस में होगा, और फ्रांस का जो मुख्य शहर, इसका मेजबान शहर होगा वो है पेरिस। पेरिस के अलावा बाकी 16 शहरों में, फ्रांस के बाकी 16 शहरों में ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक खेलों का आयोजन होगा। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा 2024 में और भी जो ओलंपिक खेल होने वाले हैं, चाहे शीतकालीन हो, ठीक है, ग्रीष्मकालीन मैंने बता ही दिया, तो उन सब के बारे में भी आप डिटेल इकट्ठा कर लीजिए, क्योंकि ऐसा देखा जा रहा है 2024 में जो खेल होने वाले हैं उनके बारे में क्वेश्चन आ रहा है, तो आएगा जरूर। ठीक है, अगला क्वेश्चन अनिल कुंबले से है कि अनिल कुंबले के द्वारा 10 विकेट किस वर्ष लिया गया था, तो 1999 में। ठीक है, 7 फरवरी का दिन था। ठीक है, 7 फरवरी 1999। ठीक है, भारत पाकिस्तान का मुकाबला हो रहा था। ठीक है, उसमें जो है ये मतलब आपका क्या कहते हैं, कौन सा क्रिकेट था, टेस्ट क्रिकेट था। ठीक है, जिसमें कि कुंबली ने एक ही पारी में पाकिस्तान के 10 विकेट झटके थे, और ऐसा करने वाले वो विश्व के दूसरे गेंदबाज बने थे। ठीक है, तो ये सब महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, इसे हमें ध्यान रखना चाहिए। अगला प्रश्न है कि कालिदास पुरस्कार किस राज्य द्वारा प्रदान किया जाता है, तो मध्य प्रदेश का राइट आंसर है। कालिदास सम्मान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा साहित्य के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस राज्य में कपास की खेती नहीं होती है, आपको इसमें ढेर सारे ऑप्शन दिए हुए थे, जिसमें छत्तीसगढ़ भी था, तो छत्तीसगढ़ इसका राइट आंसर है। वैसे कपास की खेती की अगर बात करूं तो गुजरात नंबर 1 पे है, नंबर 2 पे महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पे तेलंगाना, चौथे नंबर पे आंध्र प्रदेश, और 5वें नंबर पे राजस्थान का नंबर आता है। ठीक है, अगला प्रश्न है भारत की कौन सी नदी सबसे ज्यादा राज्यों से होकर के गुजरती है, तो वो नदी है गंगा नदी। जी हाँ दोस्तों, गंगा नदी बेसिन भारत में 10 से अधिक राज्यों द्वारा साझा किया जाता है। कौन से राज्य हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्से इसमें शामिल हैं। ठीक है,
अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसे सीमांत गांधी उपनाम से जाना जाता है। तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है, खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि 1885 में कांग्रेस के स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था। तो लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड डफरिन जो है उसमें भारत का वायसराय था। अगला प्रश्न है, अस्थाई बंदोबस्त का जनक किसे माना जाता है। तो अस्थाई बंदोबस्त का जनक जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। देखिए, अस्थाई बंदोबस्त या अथवा ईस्ट मरारी बंदोबस्त ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जमींदारों के बीच कर वसूलने से संबंधित एक अस्थाई व्यवस्था हेतु सहमति समझौता था, जिसे बंगाल में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 22 मार्च 1793 को लागू किया गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन जनगणना से देख लेते हैं। जनगणना से 2 क्वेश्चन बने हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था। तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। वहीं आपसे 10 की वृद्धि अगर पूछता है तो 17.72% जानते रहिए। ठीक है। जनसंख्या पर अगला क्वेश्चन पूछा था, बढ़िया क्वेश्चन पूछा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार कितने राज्यों का महिला साक्षरता दर 90% से ज्यादा था। ठीक है। तो मात्र एक राज्य है, वो है केरल। ठीक है। आइए डिटेल में बता देता हूं मैं आपको। देखिए, भारतीय जनगणना 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार केरल की साक्षरता दर 94% है। ये तो आप जानते ही होंगे। केरल की कुल साक्षरता दर सबसे अधिक है, ये भी आपको पता होगा। पुरुष साक्षरता दर 96.11% है केरल की, और महिला की है 92.07%। ठीक है। केरल की कुल साक्षरता दर 94 है, जो आपको बता ही दिया, जो कि भारत में औसत जो साक्षरता दर है 72.98%। भारत की औसत साक्षरता दर कितनी है, 72.98%। उससे क्या है, केरल की साक्षरता दर बहुत ज़्यादा है। ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया, निम्न में से कौन सा राज्य जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में जूट का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। नेक्स्ट प्रश्न साइंस से है। ठीक है। साइंस से एक ही क्वेश्चन मिला है। प्रोटोजोआ किस पादप जगत का उदाहरण है। देखिए, प्रोटोजोआ में एक कोशिकी यूकेरियोट शामिल हैं, इसलिए प्रोटिस्टा किंगडम के अंतर्गत ये आता है, प्रोटिस्टा किंगडम। अगला प्रश्न पूछा गया कि स्वर्ण मुद्रा योजना की शुरुआत कब हुई। 5 नवंबर 2015 को स्वर्ण मुद्रा योजना की शुरुआत हुई। क्या है ये स्वर्ण मुद्रा योजना। स्वर्ण मुद्रीकरण योजना या स्वर्ण मुद्रा योजना जो है, जिसको गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम बोलते हैं, भारत सरकार की ये योजना है, जिसकी घोषणा 2015-16 के बजट में की गई थी। यह योजना स्वर्ण जमा योजना मतलब गोल्ड डिपॉजिट स्कीम के स्थान पर शुरू की गई है। ठीक है। और 5 नवंबर 2015 से यह योजना लागू है। ठीक है। अगला प्रश्न पंचवर्षीय योजना से है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। तो पीसी महालनोबिस। ठीक है। दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। ठीक है। देखिए, डिटेल में अगर बात करूं तो दूसरी जो पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य था वो उद्योग था, विशेषकर भारी उद्योग। वहीं अगर प्रथम योजना की बात करूं तो मुख्यतः उसका लक्ष्य क्या था, कृषि था। लेकिन ये जो द्वितीय बनाई गई योजना जो है, सेकंड जो पंचवर्षीय योजना बनाई गई, उसका भारी उद्योग मुख्य उद्देश्य था। ठीक है। भारी उद्योगों को केंद्र बिंदु में रखकर के योजना को बनाया गया था। ठीक है। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस योजना पर आधारित थी। ठीक है। अगर पंचवर्षीय योजना के बारे में आपको ज़्यादा डिटेल चाहिए तो लीजिए, मैं आपको यहाँ पर जो है इंड स्क्रीन में अपना पंचवर्षीय योजना का वीडियो लगा देता हूँ, इसको जरूर से वॉच कर लीजिएगा। पंचवर्षीय योजना के बारे में जितने भी क्वेश्चन हैं सारा का सारा आपका क्लैरिफाई हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो गलत हो, फेक हो, तो उसको भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कर लीजिएगा। पूरा वीडियो आपने देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।